प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए अपने से पूर्ववर्ती जो दार्शनिकों के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत हैं उनका पहले खंडन किया है। 3 सिद्धांतों की चर्चा हमने की थी। न्याय का परंपरागत सिद्धांत, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा न्याय का प्रैग्मेटिक सिद्धांत। इन तीनों का खंडन करने के बाद रिपब्लिक में प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है और यही बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्लेटो ने न्याय को आत्मा का सर्वोच्च गुण माना है। न्याय जो है उसके अनुसार आत्मा का सर्वोच्च गुण है, यानी न्याय को उसने आत्मा से जुड़ी हुई वस्तु माना। उसने ये माना है कि व्यक्ति की आत्मा के 4 अमर तत्व हैं या 4 सद्गुण हैं आत्मा के, और वो हैं पहला न्याय, दूसरा विवेक, तीसरा साहस और चौथा संयम या क्षुधा या तृष्णा। ये 4 सद्गुण हैं आत्मा के। पहला न्याय, दूसरा विवेक जिसे बुद्धि, लेकिन बुद्धि और विवेक में थोड़ा सा अंतर है, अभी अपन बात करेंगे इस विषय में। तीसरा गुण है या तीसरा अमर तत्व है आत्मा का साहस, और चौथा अमर तत्व है संयम या क्षुधा या तृष्णा। अमर तत्व इसलिए कहा गया है कि प्लेटो ये मानता है कि हर व्यक्ति में ये 4 तत्व आवश्यक रूप से होते ही होते हैं। आत्मा में ये 4 तत्व इसीलिए अमर हैं। जब तक व्यक्ति की आत्मा है उसमें ये 4 तत्व होते ही हैं। न्याय को उसने सर्वोच्च सद्गुण के रूप में देखा। बाकी के 3 गुणों से भी ऊपर जो है वो न्याय है। न्याय सबसे बड़ा सद्गुण है। अब न्याय क्या है, इसके लिए उसने इन 3 तत्वों का, बाकी 3 तत्वों का सहारा लिया। प्लेटो ये मानता है कि हर व्यक्ति की आत्मा में ये 4 अमर तत्व हैं, ये 4 सद्गुण हैं, लेकिन इनका जो अनुपात है वो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न है। वह न्याय को परिभाषित करने के लिए बाकी 3 तत्वों की विवेचना करता है, विवेक, साहस, संयम या संयम, जिसको हम पॉजिटिव वे में संयम कहते हैं। अगर उसको नेगेटिव कर देंगे आप तो वो क्षुधा है या तृष्णा है। ये कहता है कि हर व्यक्ति में ये है विवेक। विवेक का मतलब रीजनिंग, बुद्धि नहीं, उससे अलग। विवेक का मतलब है एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति उचित और अनुचित के बीच में भेद करता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। बुद्धि तो पशु में भी हो सकती है। जैसे अगर आप गाय को मारने दौड़ेंगे तो गाय भागेगी, क्योंकि बुद्धि तो उसमें भी है। लेकिन विवेक जो है वो पशु में नहीं होता, वह मनुष्य में होता है। विवेक का मतलब है उचित अनुचित के बीच में भेद, क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। ये रैशनैलिटी, ये रीजनिंग है, ये विजडम है। दूसरा सद्गुण व्यक्ति में होता है साहस, और तीसरा सद्गुण होता है संयम, पेशेंस, या उसका अपोजिट कर दें तो तृष्णा, क्षुधा, इच्छाएं, कामनाएं। यह हर व्यक्ति के अंदर होती है और उनको कंट्रोल करने के लिए संयम भी हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो प्लेटो ये मानता है कि ये विवेक, साहस, संयम, तृष्णाएं, इच्छाएं ये हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति में होती है, लेकिन इनका अनुपात जो है वो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यानी अनुपात भिन्न भिन्न होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति में हो सकता है विवेक प्रधान हो और साहस और संयम गौण रूप में हो। किसी व्यक्ति में हो सकता है साहस प्रधान हो लेकिन विवेक और संयम गौण रूप में हो। किसी में हो सकता है संयम या तृष्णाएं प्रधान रूप में हो और विवेक और साहस जो है वह गौण रूप में हो। अब प्लेटो जो है वो न्याय के 2 भाग करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय।
वह ये कहता है कि जो राज्य की आत्मा है या जिसे हम समाज की आत्मा कहते हैं, वह व्यक्ति की आत्मा का विशाल रूप है। यहाँ दो बातें समझने की है आपके लिए। पहली बात तो ये समझें कि जितने भी ग्रीक दार्शनिक हैं उन्होंने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया है। उन्होंने राज्य और समाज के बीच में एक विभाजक रेखा नहीं खींची है, जो आधुनिक चिंतन में हम देखते हैं कि समाज और राज्य को अलग अलग माना जाता है। देखिए, ये कड़ी है, आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा। व्यक्तियों से मिलकर के बनता है समाज, और समाज की विभिन्न संस्थाओं में से एक संस्था है राज्य, स्टेट। ठीक, तो व्यक्ति एक अलग अलग इकाई है, और ये सारी इकाइयां जब मिल जाती है तो समाज बनता है। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ग्रीक दर्शन को जब आप पढ़ते हैं, प्राचीन ग्रीक दर्शन जो है उसमें प्लेटो हो या अरस्तु हो, उन्होंने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया है। उनके लिए राज्य और समाज एक ही चीज है। अब वो ये कह रहा है प्लेटो कि व्यक्ति की आत्मा का ही विशाल रूप राज्य की आत्मा है, यानी व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य की आत्मा का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। इस रूप में प्लेटो जो है वो राज्य को आंगिक मानता है। जैसे व्यक्ति का शरीर जो है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना होता है, ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति रूपी अंगों से मिलकर के राज्य या समाज बनता है, उसकी आत्मा का निर्माण होता है। अब वो ये कहता है कि व्यक्ति की आत्मा में, जो हमने ऊपर बात की, सबसे बड़ा सद्गुण तो न्याय है, इसके अलावा 3 सद्गुण हैं, बुद्धि या विवेक, विजडम, साहस, और तीसरा संयम या क्षुधा या तृष्णाएं। ये तीनों व्यक्तियों में होती है। और मैंने जैसा ऊपर कहा, आपको पहले बताया कि वह ये कह रहा है कि इन तीनों का अनुपात जो है, ये तीनों गुण हर व्यक्ति में तो है, लेकिन इनका अनुपात जो है वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है। कुछ व्यक्तियों में क्या होगा, कुछ व्यक्तियों में बुद्धि या विवेक प्रधान होगा, विवेक प्रधान होगा, रैशनैलिटी होगी, रीजनिंग होगी। जिन व्यक्तियों में बुद्धि या विवेक प्रधान होता है वह उनको समाज में शासन और प्रशासन का कार्य सौंपता है। इस तरह से समाज के प्रशासक वर्ग का निर्माण हो जाता है। कौन से वर्ग का? प्रशासक वर्ग का निर्माण होता है। देखिए, शासन करने के लिए क्या करना होता है? शासक का मुख्य कार्य क्या है, प्रशासक का मुख्य कार्य क्या है? राजा का या जो प्रशासनिक वर्ग है उसका मुख्य कार्य है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, नीतियां बनाना। अब ये डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि या विवेक। निर्णय तो वही कर सकता है ना जिसके पास बुद्धि है या विवेक है। तो प्रशासक वर्ग का मुख्य सद्गुण क्या होगा? बुद्धि या विवेक। तो जिन व्यक्तियों में बुद्धि या विवेक की प्रधानता है उनको समाज में क्या कार्य सौंपा है प्लेटो ने? प्रशासन का काम, शासन करने का काम। और इस तरह समाज में कौन सा वर्ग निर्मित होता है? प्रशासक वर्ग। दूसरा प्रकार के व्यक्ति वो होंगे जिसमें साहस प्रधान होगा, साहस का सद्गुण प्रधान होगा। बुद्धि और संयम जो है वो गौण रूप में होंगे। तो जिन व्यक्तियों में साहस की प्रधानता होगी उसको प्लेटो कौन सा कार्य सौंपता है? रक्षा का कार्य, डिफेंस का कार्य। इस तरह से समाज में किस वर्ग का निर्माण होता है? सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। सैनिक वर्ग के लिए क्या चाहिए? रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए? साहस। तो जिनमें साहस की प्रधानता होगी उनको क्या काम सौंपा गया? रक्षा का कार्य, सैनिक वर्ग। ठीक। तीसरा जो वर्ग उन लोगों का होगा या तीसरे प्रकार के व्यक्ति समाज में वो होते हैं जिनमें संयम की प्रधानता होती है। जिनमें भूख होगी उन्हीं में संयम भी होगा। ठीक। और उनको समाज में कौन सा काम सौंपा जाता है? उत्पादन का कार्य या व्यापार का कार्य। इससे समाज का कौन सा वर्ग निर्मित होता है? उत्पादक वर्ग। देखिए, जो उत्पादन का कार्य है उसमें संयम बहुत जरूरी है।
आप उदाहरण देखें, मान लीजिए एक हलवाई है, तो उस हलवाई क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है ना, लेकिन उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, संयम। अगर एक हलवाई में संयम नहीं है तो वो जो बना रहा है अगर वो खुद ही खाने लग जाए, एक व्यापारी में संयम नहीं है, वो जो उत्पादन कर रहा है वह खुद ही उसका उपभोग करने लग जाए, तो फिर वह व्यापार कैसे करेगा। इसलिए उत्पादक वर्ग में क्या चीज प्रधान होनी चाहिए, संयम। ठीक, और उत्पादन कब करेगा, जब उसमें क्षुधा होगी, तृष्णाएं होगी, इच्छा होगी। इसलिए तीसरा वर्ग वह है जिसमें संयम या क्षुधा की प्रधानता होती है, और इस तरह समाज में उत्पादक वर्ग बनता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्लेटो जो है वह व्यक्ति के प्रधान गुण के आधार पर उसको समाज में कार्य सौंपता है, और इस प्रकार से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हो जाता है, प्रशासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब अपन मूल प्रश्न पर आते हैं कि न्याय क्या है। तो प्लेटो न्याय के 2 भाग किए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन का संचालन उस गुण के निर्देशन में करे जो उसमें सर्वाधिक अनुपात में है, यही व्यक्तिगत न्याय है। यानी अगर व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है तो वह अपने जीवन के सारे निर्णय बुद्धि के निर्देशन में करे। अगर उसमें साहस की प्रधानता है तो वह अपना सारा कार्य, जीवन के सारे कार्य साहस की निर्देशन में करे। अगर उसमें संयम या क्षुधा की प्रधानता है तो वह संयम या क्षुधा के निर्देशन में कार्य करे। आज के समय में इस बात को आप ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में जो स्किल है, जो उसकी योग्यता है, जो वो कर सकता है, उसे वही कार्य करना चाहिए, तभी उसके जीवन में उसे न्याय की प्राप्ति होगी। यही व्यक्तिगत न्याय है। जो आपने कुछ समय पहले एक 3 इडियट फिल्म देखी होगी कि जिस व्यक्ति में मान लो किसी में इंजीनियर बनने की स्किल नहीं है, लेकिन अगर उसे इंजीनियर बना दिया गया तो वह न्याय नहीं कर पाएगा, न समाज के साथ न खुद के साथ। तो जिस व्यक्ति में जो स्किल है, अगर उसमें बुद्धि की स्किल है तो उसको वही काम करना चाहिए। अगर उसमें साहस ज़्यादा है तो उसको उसी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए। अगर उसमें संयम ज़्यादा है तो उसको उसी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए, और अपने जीवन के सारे निर्णय उसी गुण के निर्देशन में लेने चाहिए। ये व्यक्तिगत न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है कि जब आत्मा के गुण के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जो कार्य निर्दिष्ट किया गया है, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने उस निर्दिष्ट कार्य को करे, उसमें कुशलता को प्राप्त करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही सामाजिक कार्य है। अर्थात जैसे प्रशासक वर्ग को कार्य सौंपा गया है शासन और प्रशासन का, तो वह वही कार्य करे। वह सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। सैनिक वर्ग को काम सौंपा गया है सेना रक्षा का, तो वह रक्षा का ही कार्य करे। वह शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। उत्पादक वर्ग को कार्य सौंपा गया उत्पादन और व्यापार का, तो वह वही कार्य करे। वह प्रशासक और सैनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही सामाजिक न्याय है। अर्थात जिस वर्ग को उसकी स्किल के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके प्रधान गुण के आधार पर जो कार्य सौंपा गया है, वह अपने उसी कार्य को करे, वह दूसरे कार्य को नहीं करे। यही सामाजिक न्याय है। अर्थात बात आज के समय में देखें तो बात यह है कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि आप अगर अगर किसी का माइंडसेट इंजीनियर बनने का है और उसको प्रशासक बना देंगे या टीचर बना देंगे, तो वह समाज के साथ, खुद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अगर इसी तरीके से कोई एक वर्ग है, वह अगर दूसरे डॉक्टर, मान लीजिए इंजीनियर का काम करने लगे, इंजीनियर डॉक्टर का काम करने लगे, तो क्या वह न्याय होगा? नहीं होगा। तो आत्मा के गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग को जो काम सौंपा गया है उसे अपना वही कार्य करना चाहिए, वह दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही सामाजिक न्याय है। इसलिए फॉस्टर ने प्लेटो के सामाजिक न्याय को वास्तुकला की संज्ञा दी है। वास्तुकला जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, तो सामाजिक न्याय जो है वो समाज के पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है।
जैसे हमारे यहाँ पर जो है हमने एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक कार्य सौंपने की कोशिश की थी हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था में, कि समाज में चारों वर्गों को अपना अपना कार्य सौंपा गया। हालांकि उसकी वो एक अलग चीज़ है, उस पर अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर्म के आधार पर था। इसी तरह से प्लेटो भी जो है वो कर्म के आधार पर समाज का विभाजन करता है, 3 वर्गों में विभाजन करता है, और ये चाहता है कि हर वर्ग अपने निर्दिष्ट कार्य को करे, उसमें कुशलता को प्राप्त करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। इससे एक समाज का, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा। उसके इस संदर्भ में जैसा कैटलिन ने प्लेटो के न्याय के संदर्भ में उसको परिभाषित किया है कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, यही न्याय है कि मेरा स्थान क्या है समाज में और मेरी योग्यता के अनुरूप मेरा कर्तव्य क्या है, मैं वही कर्तव्य को पूरा करूं, उसी में कुशलता को प्राप्त करूं, यही न्याय है, यह प्लेटो समझाता है। अब उसके न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं को हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।